चलो न्यू हेडिंग है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, भाई थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि देखो अगर आप किसी भी चीज को हीट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हो तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा ना वो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हैं तो एक्सपेंड तो करेगा ही वो, यही होता है थर्मल एक्सपेंशन। आई बात समझ में? थर्मल एक्सपेंशन क्या है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा, और ये हम कहते हैं इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ऐसे अगर उसको ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन से में लेंथ बढ़ती कैसे है ये बताता हूं आपको मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन देखो ऐसा है कि dl बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L नॉट। L नॉट होता है इनिशियल लेंथ और dl बाई dt हो गया चेंज ऑफ लेंथ विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखो भाई ऐसा है, तो dl को आप क्या लिख सकते हो, dl को अगर मैं डेल्टा एल लिखूं और इसको लिखूं डेल्टा टी, इसको लिखता हूं डेल्टा एल, इसको डेल्टा टी, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू लगाएंगे और यहां पे एक टर्म यूज करेंगे अल्फा। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है लेकिन ये अल्फा है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, इसीलिए थोड़ा साइज का फर्क कर दिया मैंने। तो अल्फा एल नॉट हो जाएगा, और आपको पता है कि ये जो डेल्टा एल है वो किसके बराबर होगा, एल माइनस एल नॉट, है ना, इनिशियल लेंथ अगर एल नॉट था, और डेल्टा टी को डेल्टा टी रहने दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा एल नॉट हो जाएगा, ठीक है। अल्फा एल नॉट होगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो देखो भाई यहां पे ऐसा है कि एल माइनस का एल नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर आप L नॉट कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? ये सब समझ रहे हो ना? तो यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है यहाँ पे अल्फा, अल्फा यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। आई बात समझ में सभी को? अब देखो भाई ऐसा है, ऐसे ही अगर हम चाहें तो एरिया भी चेंज कर सकते हैं। तो एरिया को बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या फिर बोल दो एक्सपेंशन ऑफ एरिया, एक्सपेंशन ऑफ एरिया। तो एरिया का जो एक्सपेंशन है वो देखिए थोड़ा ध्यान से, एरिया मतलब कि लेंथ और विड्थ दोनों चेंज होगा, लेंथ और विड्थ दोनों ही चेंज होंगे, ठीक है। आई बात समझ में सभी को? तो देखो भाई सुनो, तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं एक स्क्वायर प्लेट। कैसा प्लेट मान लिया मैंने एक स्क्वायर प्लेट मान लिया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इनिशियल एरिया उसका क्या रहा होगा, एल नॉट का स्क्वायर, इनिशियल एरिया क्या रहा होगा, एल नॉट का स्क्वायर रहा होगा, और किसी टेम्परेचर पे जो एरिया होगा वो क्या होगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप सभी जानते हो कि एल क्या होता है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस पूरे का मुझे क्या करना भाई, इस पूरे का मुझे होल स्क्वायर करना है। आई बात समझ में? तो यहां से ए का वैल्यू किसके बराबर आ गया भाई, एल नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पूरे का क्या करने वाले हो आप। अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत ही कम है तो हम एक बात कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है तो हम बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। तो ये 2 कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो आपका एरिया क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू, अच्छा एल नॉट स्क्वायर को आप क्या कह लो, ए नॉट, तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम जनरली ऐसे लिख देते हैं, हम इसे लिख देते हैं A इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ जो बीटा है ना, बीटा को हम 2 अल्फा के बराबर लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं? अच्छा यहाँ पे एक और एजम्पशन है, अच्छा यहाँ पे एक और एजम्पशन है, वो क्या है सुनो,
मैंने जो मटेरियल लिया था वो आइसोट्रोपिक लिया था, मतलब हर तरफ से एक ही जैसा बढ़ रहा है वो। लेकिन अगर वो आइसोट्रोपिक नहीं हुआ तो लेंथ और विड्थ दोनों का बढ़ने का रेट अलग अलग होगा। तो उस केस में तुम्हारा जो बीटा हुआ करेगा वो हुआ करेगा, हाँ, यानी अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, मतलब लेंथ और विड्थ, एक लेंथ है और एक विड्थ है, दोनों का अपना अपना अल्फा, दोनों का अपना अपना अलग अलग होगा अल्फा। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आई बात सभी को? सब समझ गए? ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो फिर देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में देखना भाई, मैंने इनिशियली एक क्यूब ले लिया, मैंने इनिशियली क्या लिया? एक क्यूब लिया मैंने एक। तो देखो भाई यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम क्या रहा होगा? L नॉट का क्यूब, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L का क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L की जगह आप पुट करने वाले हो L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और आप इस पूरे का क्या करने वाले हो भाई? होल क्यूब करने वाले हो। तो V इक्वल टू क्या आ गया? L नॉट का क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का पूरे का आप क्या करोगे भाई? क्यूब। यहाँ पे बाइनोमियल लगाइए तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L नॉट का क्यूब। L नॉट को एक काम कर दो, इसको V नॉट मान लीजिए, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये जो 3 अल्फा इसको आप गामा लिख सकते हो, तो आप यहाँ जैसे यहाँ ने बीटा लिखा है ऐसे वॉल्यूम के लिए आप लिख सकते हो V इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पे गामा हमारा किसके बराबर हो गया? 3 अल्फा के बराबर है। और अगर एनाइसोट्रोपिक मतलब आइसोट्रोपिक मटेरियल अगर नहीं हुआ तो तब तुम्हारा गामा क्या हुआ करेगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड हुआ करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखो भाई, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, बाई मेटालिक स्ट्रिप में ऐसा होता है कि देखो ये एक है कॉपर का और एक है Fe का। ठीक है, एक कॉपर का है और एक Fe का है। तो अगर बायमेटालिक स्ट्रिप को अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा? दोनों अलग अलग मटेरियल, तो दोनों के अल्फा अलग अलग होंगे, है ना? तो बायमेटालिक स्ट्रिप में क्या होता है कि भाई जिसका अल्फा ज्यादा होता है, जब आप हीट करोगे तो जो बेंड होगा, तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो आउटर साइड रहा करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी देर बाद हीट करने पे कैसा हो जाएगा? ये हीट करने पे थोड़ा ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो कॉपर वाला साइड बाहर रहेगा और Fe वाला साइड अंदर रहेगा। ये पूछा भी गया था, अभी मैंने एग्जाम में देखा भी था, आया था। तो ये पूछा गया था, इसी साल के मेंस में आया था ना, 2021 में। हाँ 22 तो चल रहा है। तो देखो ये कॉपर है और ये Fe है। तो जिसका अल्फा ज्यादा होता है वो हमेशा आउटवर्ड रहता है, जिसका अल्फा ज्यादा होता है क्योंकि वही जल्दी एक्सपेंड होगा। अच्छा, जिसका अल्फा ज्यादा होता है वो जल्दी एक्सपेंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी उतनी जल्दी करता है। ये बात याद रखना, हीट लूज होने की वजह से। ठीक है, अगर किसी को अपनी हीट दी और वो इलॉन्गेट हो गया तो अपने आप अगर वो ठंडा हुआ तो वापस छोटा हो जाएगा या वैसे ही रहेगा? नहीं, अब और कम हीट हो गई तो खत्म भी हो, मतलब कम हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए, और जब ठंडा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठंडा करोगे तो Cu वाला साइड अंदर होगा क्योंकि वो जल्दी छोटा होगा, है ना? बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। बायमेटालिक स्ट्रिप का यूज वहां करते हैं, ऐसे सिस्टम में करते हैं जिनमें हमें ऑटो कट चाहिए होता है। ठीक है, ऑटो कट। ठीक है, आई बात समझ में? वहां हम इसका यूज करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? समझ में आ रही है बात? ओके। देखो अब अगला टॉपिक है हमारे पास, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे, तो सीधी सी बात है वो एक्सपेंड तो करेगा ही, और अगर कूल करोगे तो कंप्रेस भी होगा। तो देखो भाई, अगर हमारे पास दो सपोर्ट है ये, और मैंने अगर यहाँ पे कोई रॉड रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रॉड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रॉड रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे हीट कर रहा हूं। मैंने इसे क्या किया? हीट किया भाई। ठीक है, इसे हीट करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, तो ये इस पे मारेगा ना, फोर्स मारेगा कि नहीं मारेगा? इधर से ये भी इस पे फोर्स मारेगा, और जब एक्शन होगा तो बदले में ये रिएक्शन देंगे उसको, ये उधर से रिएक्शन देंगे, तो एक्शन के बदले रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे मेरी बात को सुनो ध्यान से। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? आपको पता है लेंथ कैसे चेंज होता है? लेंथ होता है चेंज L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप सभी जानते हो, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? L नॉट प्लस का L नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो
तो यहां से हमारे पास L माइनस का L नॉट अपॉन में L नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। इसको डेल्टा L बाय L अगर लिखा जाए, डेल्टा L बाय L नॉट, तो ये स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन आ गया हमारे पास अल्फा डेल्टा टी। अब गामा जो होता है, हर वायर का अपना एक गामा होता है, हर मटेरियल का, तो गामा इक्वल टू क्या होता है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। गामा इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से अगर आपको स्ट्रेस चाहिए तो स्ट्रेस कितना आ गया, गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन आ गया। तो गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन है ना, इसका मतलब ये हुआ, जरा देखिए ध्यान से, तो स्ट्रेस जो है आपका आ गया गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन आपने कितना निकाला था, अल्फा डेल्टा टी निकाला था आपने, है ना, आपने स्ट्रेन, आपने जो स्ट्रेन निकाला था अल्फा डेल्टा टी, तो ये आ गया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं वो फोर्स फाइंड आउट करना, तो वो फोर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू हो जाएगा गामा अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, गामा अल्फा ए डेल्टा टी, यही वो फोर्स है। आई बात समझ में, जिस फोर्स से ये इसको कंप्रेस करना चाहते होंगे। तो ये था तुम्हारा भाई थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड प्लस कंटेनर सिस्टम है, यहां जरा ध्यान दीजिए, लिक्विड प्लस कंटेनर सिस्टम है हमारे पास। मतलब एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा एल है, और कंटेनर का है गामा एस। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो दोनों के वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है ऐसे चेंज हो रहा है, और कंटेनर का ऐसे, लॉ तो पता ही है हमें, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात ध्यान, ऐसे मान सकते हैं ना, तो देखो दोनों का गामा अलग अलग है, तो दोनों का गामा के टर्म में ले लिया हमने एक्सपेंशन। तो अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की है, तो नेट जो वॉल्यूम में चेंज आएगा तुम्हारा वो क्या होगा, VL डैश माइनस का VS डैश, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना, यही होगा, ठीक है। अब देखो, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके किसके बराबर आएगी, ये आएगी यहां पे देखिए, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा गामा एल माइनस गामा एस इंटू का V, और यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ भाई, यही आएगा, यही आना चाहिए। तो इसको बोलेंगे V अपरेंट इज इक्वल टू V इंटू गामा अपरेंट इंटू का डेल्टा टी। और गामा अपरेंट किसके बराबर है, गामा एल माइनस का गामा एस। गामा अपरेंट किसके बराबर है, गामा एल माइनस गामा एस। तो देखो भाई, गामा अपरेंट से ही सब कुछ पता चलने वाला है। गामा अपरेंट हमें पता चल गया किसके बराबर है, गामा एल माइनस गामा एस के बराबर है ये। तो अगर आपका गामा एल माइनस गामा एस क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी लिक्विड ज्यादा तेजी से फैलता है अगर, यानी गामा एल जो है बड़ा है गामा एस से, यानी लिक्विड का जो गामा है कंटेनर के गामा से ज्यादा है, यानी लिक्विड जल्दी फैलेगा, तो हाइट राइज होगा। तो हाइट राइज होगा यानी कि हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। लिक्विड का हाइट जो है कंटेनर से बढ़ेगा, क्योंकि कंटेनर धीरे धीरे बढ़ रहा है और लिक्विड और तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आपका गामा एल माइनस का गामा एस क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, यानी गामा ऑफ लिक्विड जो है वो लेस देन है गामा ऑफ कंटेनर, तो क्या होगा, कंटेनर जल्दी फैलेगा, तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी, तो एच जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर दोनों बराबर हुए, यानी कि गामा एल माइनस गामा एस इक्वल टू 0 है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोई चेंज नजर नहीं आएगा, तो हाइट राइज होगा ही नहीं, हाइट राइज होगा 0, कोई हाइट राइज नहीं होगा। बात समझ में आई, बताओ, बात समझ में आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट किया जाए इसे। देखो भाई, पेंडुलम प्रॉब्लम, आपके पास एक ये पेंडुलम है, यहां मास m लटका हुआ है और इसका लेंथ है l, ठीक है। अभी किसी टेम्परेचर T पे, तो अभी किसी टेम्परेचर T पे है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, T टेम्परेचर ले लिया, चलो ऐसे, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय g। अब आपने क्या किया, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या घटा दिया, तो लेंथ में चेंजिंग आएगी। तो अब जो है जरा ध्यान दीजिएगा, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में यहां पे आ जाएगा l डैश g, तो g रहेगा, g को चेंज नहीं कर रहे हम लोग, g को चेंज नहीं कर रहे। अब देखो भाई, जो l डैश है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि l डैश की वैल्यू क्या होगी, l 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। l डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, l 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा, बताओ। l डैश इक्वल टू l 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो देखो भाई,
तो टी डैश यहां से क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल डैश की जगह एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और नीचे क्या आ जाएगा जी। तो यहां से इसीलिए टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को ऐसे ही छोड़ दो भी। ठीक है, यहां बाहर पता है क्या कर लोगे, बाहर कर लोगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर हाफ। देखो अगर ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये बहुत ही कम है, नॉमिनल है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी 1 प्लस 1 बाई 2 अल्फा डेल्टा टी। होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा ना? आई बात समझ में सभी को? होगा? ठीक है, ओके। तो देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये टी ही तो है, ये टाइम पीरियड ही तो है। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी 1 प्लस 1 बाई 2 अल्फा डेल्टा टी। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा? तो यहां से टी डैश अपॉन में टी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस 1 बाई 2 अल्फा डेल्टा टी। होगा? ओके। तो देखो भाई इसको अगर इधर ले आए, इसको इधर ले आए 1 को, तो क्या बनेगा टी डैश बाई टी माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा डेल्टा टी। तो टी डैश माइनस का टी अपॉन में टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 अल्फा। ये जो वैल्यू है डेल्टा टी बाई टी है, देखा जाए तो डेल्टा टी बाई, तो डेल्टा टी बाई टी क्या आ गया 1 बाई 2 अल्फा डेल्टा टी। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा भाई परसेंटेज भी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्लॉक ने कितना टाइम गेन किया या लूज किया। देखो आप समझ सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्लॉक कैसा हो गया है स्लो, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो लेंथ छोटा हो जाएगा, तो टाइम पीरियड घट गया यानी कि क्लॉक हो गया है फास्ट। बात समझ में आई सभी को? समझ गए सभी? क्लियर है? हमें पता है कि किसी भी टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होगा रूम टेम्परेचर पे मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम जो बढ़ता है वो किस रिलेशन से बढ़ता है, वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही होता है। तो नया जो डेंसिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, मास तो नहीं बदलेगा, वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा रो नॉट, यानी इनिशियल डेंसिटी, यानी ये वाली वैल्यू। तो रो डैश इक्वल्स टू क्या आ गया रो और नीचे 1 प्लस गामा डेल्टा टी। आई बात समझ में सभी को? हाँ, ये क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी तो घटेगा ही घटेगा, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा घटेगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। देखो भाई स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो स्पेसिफिक हीट होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ये जो C होता है ये किसके बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन में m डेल्टा T। तो जितना हेवियर एलिमेंट होगा उसका स्पेसिफिक हीट उतना ही कम होगा, जितना हेवियर एलिमेंट होगा भाई उसका स्पेसिफिक हीट उतना ही कम होगा। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना पड़ेगा हमें। अच्छा, जब हम स्टेट चेंज करते हैं, जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो स्टेट जब चेंज करते हैं तो वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो वहां पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0। तो हमेशा याद रखना फॉर स्टेट चेंज, स्टेट चेंज के लिए डेल्टा टी होता है 0। तो उस टाइम पे ये स्पेसिफिक हीट आपका क्या होता है इनफाइनाइट हो जाता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है, यानी जितना हेवियर एलिमेंट होगा उसका स्पेसिफिक हीट उतना क्या होगा कम होगा। देखिए स्पेसिफिक हीट जिसका ज्यादा होगा ना वो उतना लेट से जलेगा। अब जैसे ये आपके पास माचिस है और ये कागज है, इसमें कुछ नहीं भरा, तो ये जल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, ये देखो ये धू धू करके जल जाएगा, सब जल गया।
ठीक है भाई, देख रहे हो ना कैसे जल गया इतनी जल्दी। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। जलने दो, उधर ध्यान मत दो। अब अगर इसी में थोड़ा सा पानी भर दिया जाए, इसी में थोड़ा सा भर दो पानी, ठीक है, अब देख लेना जला के। माचिस जलाना भी, इधर आओ, माचिस जलाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। अब मयंक, ला दे। एक इंजीनियर को तो माचिस का सही यूज पता ही होना चाहिए। अच्छा, बायो वाले हो, ओ जब तो कोई बात नहीं। चलो भाई देखो, ये देखो ये आग कितना कम है, ना के बराबर है। बुझेगा नहीं, हल्की हल्की आग है, यहाँ पे फ्लेम दिख रहा होगा तुम्हें हल्का हल्का। हाँ, लेकिन ये ना काफी टाइम तक ऐसे ही रहेगा। आग पे गैस पे चढ़ा देना, तब भी ऐसे ही रहेगा बहुत टाइम तक। बलून के साथ भी यही होता है, देखा होगा ना, यूट्यूब पे करके दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट। कारण क्या है उसके पीछे, रीजन क्या है? रीजन यही है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, और उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा भैया। तो बस इसी वजह से क्या हो रहा है, कागज बच जा रहा है, आपका कागज बच गया। ठीक है, तो ये हो गया फायर प्रूफ पेपर। बहुत कम जल रहा है ना, क्योंकि बात समझ में आई, बहुत आराम से जल रहा था, इसलिए बुझाई दो इसको। तो समझ में आया? अब पत्ती डालो, चाय बन जाएगी। ये जो है, ये याद रखना, जिसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होगा वो उतना लेट से जलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा हीट चाहिए भाई। उसके हर किसी का अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए ना। चलिए, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है समझ में आ गया। उसी के बाद आता है मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर 1 मोल के लिए देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। 1 मोल के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दे रखा है, वाटर के लिए और मेटल्स के लिए। तो वाटर का थोड़ा ऐसा बिहेवियर है, और मेटल्स का जनरली क्यूबिक वाला इक्वेशन फॉलो करता है, C इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। आप याद रखना कि मैक्सिमम जो होता है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट, ये मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन और वाटर के लिए, और बाकियों के लिए तो कम ही होता है, 1 से कम ही होता है। मिनिमम है आपके पास रेडॉन और एक्टिनियम के लिए, इनका काफी कम होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्लियर है? ओके। तो अब देखो, अब पढ़ेंगे हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। वैसे तो बहुत सारी हीट होती है, लेकिन अपने को सिर्फ 2 ही पढ़ना है, जिसमें एक ही है ट्रांसफॉर्मेशन का। वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा कह लो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, फ्यूजन वाला कब यूज करेंगे, जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, और वेपराइजेशन जब लिक्विड से गैस। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर कोई सब्सटेंस स्टेट चेंज करे तो वहां लेटेंट हीट आता है। कौन सा हीट आता है? लेटेंट हीट। तो जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से कि कोई एक सब्सटेंस है, जैसे वाटर है, कि वाटर था -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको लेके आना है 100 डिग्री सेल्सियस गैस, यानी वेपर पे लेके आना है, वेपर। तो कितनी हीट लगेगी, इसमें कितनी हीट लगने वाली है? तो देखो, सुनो भाई ध्यान से। -10 डिग्री पे तो ये सॉलिड रहा होगा आइस के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, अलग अलग प्रोसेस हो रहे होंगे और आपको पता चल जाएगा कि टोटल हीट कैसे निकाला जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, -10 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस पे लेके आएंगे। -10 डिग्री आइस से कहां लेके आएंगे? 0 डिग्री आइस पे लेके आएंगे। ठीक है, -10 डिग्री आइस से लेके आएंगे भाई 0 डिग्री आइस पे। तो यहां का जो हीट है वो कितना होगा, Q1। और क्योंकि यहां पे स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो जब स्टेट चेंज नहीं होता तो फिर हम स्पेसिफिक हीट लेते हैं, जब स्टेट चेंज होता है तब उसका लेटेंट हीट लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हीट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mc डेल्टा T। मास m है इसका, मेरे पास m मास है टोटल, जो वाटर लिया है मैंने। उसके बाद क्या होगा, जब ये 0 डिग्री आइस पे आ जाएगा, तो 0 डिग्री आइस पे ही 0 डिग्री पे किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। ठीक है, जब भी स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन होती है। देख रहे हो ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी पीछे बताया भी था
तो अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जो हीट चाहिए होगा वो होगा Q2। अब हमें Q2 हीट चाहिए, तो यहां पे लेटेंट हीट यूज करेंगे। कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो Q2 क्या हो जाएगा? M इंटू LF। LF हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएंगे। 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे ही हम जाएंगे। आई बात समझ में सभी को? यहां पे देख रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ गया है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हुआ। स्टेट चेंज नहीं हुआ तो फिर से स्पेसिफिक हीट वाला यूज करेंगे। बस यहां का स्पेसिफिक हीट कुछ और होगा और यहां पे इस पॉइंट पे बदलेगा स्पेसिफिक हीट। स्टेट के हिसाब से स्पेसिफिक हीट बदल जाती है, स्टेट के हिसाब से स्पेसिफिक हीट भी बदल जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, स्टेट बदलने पे स्पेसिफिक हीट भी बदलता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा Q3। Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? MC2 डेल्टा T2। इसको डेल्टा T1 कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। 100 माइनस 0। अब क्या करेंगे? 100 डिग्री वाटर को ही किसमें कन्वर्ट कर देंगे? 100 डिग्री वेपर में। वाटर से वेपर बन रहा है ना, फिर से स्टेट चेंज हो गया। यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? Q4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? MLV। तो टोटल जो हीट लगा इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में जो हमें टोटल हीट खर्चा हुआ वो कितना हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आई बात समझ में? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यही मेरा टोटल Q हो जाएगा। आई बात समझ में? मेरा जो टोटल हीट है वो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये पूरा हीट कैलकुलेट कर लिया मैंने। आई बात समझ में? ठीक है, इसका कर्व और बना के दिखाता हूं आपको। अगर इसका हीटिंग कर्व देखना हो तो हीटिंग कर्व कैसे देखेंगे भाई? देखो यहां जरा ध्यान से देखना सभी। इधर रखते हैं, इधर रखेंगे हम लोग टेम्परेचर, ठीक है। इधर टेम्परेचर रखते हैं और इधर क्या रख लेते हैं? नहीं, टेम्परेचर को यहां मत रखो, टेम्परेचर को यहां रख लो। और इधर रख लेते हैं टाइम। तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम है। इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो केल्विन में कितना होगा? 200, हाँ 263। तो यहां से शुरू करते हैं 263 से। यहां पे मान लेते हैं टेम्परेचर कितना था? 263। आप देख रहे हो यहां पे टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर घटा है, घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। -10 से 0 बढ़ा है ना टेम्परेचर, तो बढ़ा दो टेम्परेचर को। और कैसे बढ़ाए? लीनियरली, तो बढ़ा दिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहने दो। उसके बाद फिर बढ़ गया, बढ़ के कितना चला गया? 100। पहले ये 273 पे गया, उसके बाद 100 पे चला गया। 100 यानी कि 300, हाँ टेम्परेचर केल्विन में। तो और उसके बाद फिर वेपर में, लेकिन वहां पे टेम्परेचर नहीं बदलेगा जब स्टेट चेंज होता है। तो ये इसका हीटिंग कर्व हो गया, देख रहे हैं। और इसी का उल्टा बनाओगे तो कूलिंग कर्व बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई? ये हमने इसका हीटिंग कर्व भी बना दिया, ठीक। तो ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कैसे कैसे अलग अलग हीट यूज करनी है, ठीक है। बात ये है कि डेफिनेशन से समझ में नहीं आता, करना पड़ता है तब समझ में आएगा फिजिक्स में। इसे नोट कर लीजिए। स्पेसिफिक हीट, एक बात यहां पे ध्यान देना कि इसका जो स्लोप है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट। जितना ज्यादा स्लोप होगा स्पेसिफिक हीट उतना ही कम होगा। यहां पे तो मैंने पूरा एक्यूरेसी से नहीं बनाया है, लेकिन जब आप कर्व बनाओगे तो याद रखना, जितना बड़ा स्लोप होगा उसका स्पेसिफिक हीट उतना ही कम होगा उस रीजन के लिए। और लेटेंट हीट की जब बात करेंगे तो ये वाला रीजन देखना है, इस रीजन का लेंथ जितना ज्यादा होगा तो लेटेंट हीट भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा ये होगा लेटेंट हीट भी उतना ही क्या होगा आपका? ज्यादा होगा, ठीक है। देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता क्या है, बताता हूं इसके पीछे क्या कहानी है। देखो भाई, दो सब्सटेंस है और दोनों ही अलग अलग टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब अगर आप उन्हें आपस में मिक्स करोगे, अगर आप उन्हें आपस में क्या करोगे? मिक्स कर देंगे अगर आप उन्हें आपस में, तो क्या होगा? जो हाई टेम्परेचर पे है उससे हीट लो टेम्परेचर वाले की तरफ जाएगा, ठीक है भाई, जाएगा।
और फिर क्या होगा सुनो, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो उस टाइम का जो टेम्परेचर होगा वो लोअर से तो बड़ा होगा लेकिन हायर से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात याद रखना, वो टेम्परेचर जो होगा कॉमन टेम्परेचर वो लोअर से तो बड़ा होगा लेकिन हायर से छोटा ही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हीट गेन, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन हो गया। जितना हीट एक बॉडी ने लॉस किया उतना हीट दूसरी वाली बॉडी ने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। बात समझ में आई? हाँ, समझ गए सभी? यही है कैलोरीमेट्री। ठीक, चलो।